हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स, जो कि 10th क्लास का हमारा अलजेब्रा का पहला टॉपिक है। इससे पहले एक बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की वीडियो बनी थी, तो उसे आप प्लीज़ देखें ताकि आपको ये चैप्टर ढंग से समझ में आए। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो इससे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चार में से या तो बाय सम और ऑल ऑपरेशंस। मीनिंग क्या हुआ कि कांस्टेंट और वेरिएबल बताया था लास्ट क्लास में, जो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि नंबर्स हो गए। और वेरिएबल नाम से पता चल रहा है भाई, वेरिएबल यानी वेरिएशन आएंगी, यानी बदलेगा। तो जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, वेरिएबल्स। एग्जाम्पल भी दिया था सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का इज इक्वल टू 2πr। इसमें आप देखो रेडियस बदल सकता है ना, रेडियस हर सर्कल का रेडियस सेम तो होता नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस भी बदलेगा। पर फिक्स क्या रहेगा, 2 की वैल्यू और पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे कांस्टेंट है और ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से कनेक्शन से जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होता है। तो अगर जैसे लिखा है 3x, तो आप देखो ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये हमने बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में पढ़ाया था आपको। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, पर इसकी कुछ स्पेशल केस है। क्या कि इसमें जो वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल शुड हैव अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इंटीजर आप सबको पता है क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में जिनमें कि 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सबको मिला करके, जैसे -12 16 -13 0, ये सारे क्या हमारे इंटीजर्स हैं। पर वेरिएबल की जो पावर है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर जो है हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अब नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, इसका मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे करके डॉट डॉट आगे कहीं तक भी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। पर हाँ, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर कुछ नहीं हो सकता, और परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी उनके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर जिसमें होगी वेरिएबल की, वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x रेज टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 up till dot 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 an are real numbers and power of x, that is n, is a non-negative integer, तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है, a0 a1x a2x स्क्वायर अप टिल an x की पावर n। तो इसमें जो a0 है वो हमारा क्या है, वो हमारा x का कोएफिशिएंट है। देखो यहाँ पे a1 x का कोएफिशिएंट है जो उसके साथ में है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और जो x है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो थी हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री बता रहा हूं मैं, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब डिग्री क्या होती है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की एक
एक्सप्रेशन में, वो हमारी डिग्री होती है। उसमें मल्टीपल वेरिएबल का केस भी आता है, सिंगल वेरिएबल का केस भी आता है। तो मल्टीपल वेरिएबल में क्या होता है, जैसे बताता हूँ। जैसे समझ लो लिखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 3x²। ये एक मैंने सिंगल वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर x की 4 है ना, तो इसकी डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो जो सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री बन जाती है। दूसरा केस आता है कौन सा, मल्टीपल वेरिएबल। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3x² प्लस 13yz³ प्लस 14xyz। ये एक मैंने क्या लिया, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जो कि मल्टीपल वेरिएबल में है। तो इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ पे x है, y है, z है, यहाँ x y z है। अब अगर हमें इसकी डिग्री निकालें तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। वेरिएबल की एक सिंगल टर्म में, टर्म बताया था मैंने, प्लस और माइनस से अलग अलग होती है। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि प्लस यहाँ बीच बीच में लगा हुआ है। तो इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है, तो x की पावर कितनी है 2, y की कितनी है 1, ओवरऑल कितनी हो जाएगी 3। तो इस टर्म की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, पावर 3। इस पे आते हैं, y की 1 है, z की 3 है, मतलब इस पूरे की कितनी हो गई 4। इस पे आते हैं, x की 1 है, y की 1 है, z की 1 है, इसका मतलब 1 + 1 + 1 हमारा 3। तो अगर मैं देखूं, इस टर्म की मैक्सिमम पावर 3 है, इस टर्म की मैक्सिमम पावर 4 है, इस टर्म की मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा 4 है ना। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी 4, ठीक है। तो ये ढंग से समझाया था लास्ट क्लास में भी। चलो, तो डिग्री के हिसाब से हमारे पॉलिनोमियल कैटेगराइज होते हैं। तो सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 हो। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x + 5। एक और ले लेते हैं 6x - 16। तो ये क्या है, इसमें डिग्री क्या है, आप देखो x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ भी x की पावर कितनी है 1 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसमें क्या होता है, इट्स डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें इसकी कोई वो लिख लेते हैं हम, जैसे 3x² - 16। तो इसमें देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 2 ना, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + b, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें ax + b, तो इसमें x तो वेरिएबल है और a और b हमारे क्या है, कांस्टेंट है। वेयर a कांट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली भाई, अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 × x 0, सिर्फ b बचेगा जो कि क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ा ना हुआ, उसकी डिग्री तो है ही नहीं। अब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो इसकी होती है ax² + bx + c। तो देखिए आप, इसमें x² और x ये दो वेरिएबल हैं और a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे भी सेम रूल होता है क्या, वेयर a कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विच इज हैविंग अ डिग्री 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इट्स डिग्री इज 3। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, +cx + d। क्या लिखा मैंने, ax³ + bx² + cx + d। और इसमें भी क्या होगा, वेयर a कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ आता है वो है हमारा बाय क्वाड्रेटिक। तो इसकी क्या होती है, पॉलिनोमियल आगे लिखा है, इसकी क्या होती है, ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, और सेम a कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारी डिग्री के हिसाब से हमारे कैटेगराइज है। इसके बाद भी है पर आपको यहीं तक पढ़ना है। अब इसमें हम एक और चीज बताते हैं कि डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। क्या बोला मैंने, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे या उतने ही उसके जीरोस होंगे, दोनों एक ही बात है। इसका मीनिंग अब देखो, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में x की एक ही वैल्यू आएगी, आंसर एक ही आएगा। इसमें डिग्री कितनी है 2, तो इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी 2। इसमें 3 है तो 3 आएगी, इसमें 4 है तो 4 आएगी। तो अब से आपको डिग्री देके पता चल जाएगा कि कितने आपके सॉल्यूशन आने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की।
जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो भाई जीरो क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे वेरिएबल की पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, वो उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3, अब -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये हो जाएगा +2 -3, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 पे जो हमारा ये पॉलिनोमियल है px, ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, इसका क्या है, एक जीरो है। ठीक है, तो जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, जिस वैल्यू पे वेरिएबल की कोई पॉलिनोमियल पूरी तरह जीरो बन जाएगा, उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, उसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, इसी का एक और जीरो है x इज इक्वल टू 3। अब जैसे मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन में जीरोज होंगे। यहाँ इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 है, तो एक जीरो तो इसका ये है और एक सॉल्यूशन यानी जीरो इसका 3 है। तो आप 3 रख के भी देखेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, -2 × 3 और -3, अब ये 9 हो जाएगा, -6 -3, अल्टीमेटली इसने भी जीरो आना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इसकी क्या है, जीरोज हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है अभी बताया, कोएफिशिएंट क्या होता है पता होगा वैसे आपको, फिर भी बता देता हूँ। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारा कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम मान लेते हैं लेट px बी अ पॉलिनोमियल ax² + bx + c। भाई मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया ax² + bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब मैं एक चीज और मानी, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस px। मैंने बोला इसी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा मैंने 2 जीरोज ले लिए, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px, आर फैक्टर्स ऑफ px ना। भाई फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है x में और उसकी किसी एक वैल्यू, जैसे हम लोग कोई पॉलिनोमियल है px मैंने मान लिया, ठीक है, तो पॉलिनोमियल x की टर्म्स में डिफाइंड है और pa पे किसी नंबर पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो x माइनस ए ना इसका फैक्टर होगा, x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। चलो इसे भी आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। x² - 2x - 3, 2x² + 5x - 12, 2x² + 5x - 12, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा हाँ, जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे, जीरोज कैसे निकालते हैं, हम जो पॉलिनोमियल है ना उसी को इक्वल टू 0 रख देंगे और हमारे जीरोज निकल जाएंगे। ठीक है, अब जब लीनियर होगा तो लीनियर में तो आप डायरेक्टली रख सकते हो, पर जब क्वाड्रेटिक होगा तो आपको क्या करना है, पहले उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना है। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो लास्ट टर्म क्या है -12, फर्स्ट क्या है 2, तो ये हो जाएगा -24x²। ठीक है, अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो नंबर्स आएंगे उन्हें आपस में माइनस करके क्या आए, 5x आए। जो नंबर्स आएंगे उन्हें आपस में माइनस करके 5x आए, और ऑब्वियसली इसके फैक्टर होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, क्या, 24x²। तो सबसे पहले तो x बांट लो, भाई वो तो आएगा ही आएगा। अब 24 के फैक्टर देखते हैं, तो चलो टेबल रन करते हैं। तो हमारा 8 3 क्या होता है 24,
और 8 माइनस 3 क्या होता है 5। तो इसका मतलब इसमें एक फैक्टर लेंगे 8 और एक 3। आप माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली टर्म है उसको एज इट इज लिखा प्लस 5x को हम क्या लिख सकते हैं 8x माइनस 3x और बाद में माइनस का 12 तो है ही, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसे ब्रैकेट को खोल देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई आपका 2x आ रहा है। अब इसमें क्या बचेगा x प्लस 4। इसके बाद इसमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 3। अगेन क्या बचेगा x प्लस 4। क्या बन जाएंगे फैक्टर 2x माइनस 3 और एक बनेगा x प्लस 4। x प्लस 4 बाहर कॉमन ले लिया, ये बच गया। तो अब क्या हो गया, अब देखो ये तो हमारे फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। मतलब आप इन्हें फिर से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा ऑब्वियसली। फैक्टर निकालने के बाद हमने क्या बोला, जीरो निकालने के लिए हम उसको इक्वल टू जीरो रख देंगे, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई में इक्वल टू रखेंगे जीरो। अब देखो अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहे हैं तो एक केस तो बनता है कि भाई ये नंबर जीरो होगा, है ना। ये नंबर कुछ होगा, मान लो 5 ही होगा 1x और ये जीरो होगा तो ये मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा। या फिर हो सकता है ये कुछ नंबर हो ये जीरो हो, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको जीरो रखेंगे फिर इसको जीरो रखेंगे, दोनों से x की वैल्यू निकलेगी। तो हमने क्या करा 2x माइनस 3 को जीरो रख दिया और दूसरे केस में x प्लस 4 को जीरो रख दिया। क्या है हमारा, ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3/2। क्या आ जाएगा 3/2 और यहाँ x क्या आ जाएगा -4। इसका मतलब x 3/2 x -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है जीरोज है। अब एक चीज देखना आप, x 3/2 आया ना, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से किसी px में अगर x की जगह पे कुछ वैल्यू रखे जीरो आ रहा है तो x माइनस वो वैल्यू उसका फैक्टर होगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 3/2, तो इसका मतलब x माइनस 3/2 इसका फैक्टर होना चाहिए ना। और आप देखो है नहीं। अब अगर आप इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम 2 आएगा, 1 2 = 2, तो ये 2x माइनस 3 ही तो बन रहा है भाई। तो ये इसका फैक्टर है तो सही। तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के हिसाब से ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली। दूसरा आप देख लो, दूसरा क्या है हमारा x इज इक्वल टू -4। हमने बोला x माइनस a होता है, a पहले से माइनस में है ना हमारा, उसे -4 लिख दिया। x प्लस 4 इसका फैक्टर है भाई, बिल्कुल है। तो इसलिए मैंने लिखा कि बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। अब अगर फैक्टर्स है तो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं। क्या है ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये चीज़ तो होगी, पर साथ में k भी आएगा। क्या है k, वेयर k इज कांस्टेंट। अब भाई ये k कहाँ से आया, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। ये जो k है ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 हो सकता है, ठीक है, पर कुछ में नंबर भी हो सकता है। अब कैसे हुआ देखो, ये इक्वेशन है, चलो मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, 4x² प्लस 10x माइनस 24, ठीक है। अब फिर से हम इस पे इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या होगा, 4 × 24 क्या हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। 16 6 क्या होता है 96 और 16 माइनस 6 हमारा कितना होगा 10। देखो ये तो 96x² आया, दो फैक्टर दोनों में x लगेगा। अब ऐसा नंबर वैसे माइनस का 96 है जिन्हें आपस में माइनस करके क्या आए 10x आए और मल्टीप्लाई करके तो 96 आए। तो 16 6 96 और 16 माइनस 6 कितना होगा हमारा 10। तो चलो भाई स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। स्प्लिट हो रही है ना मिडिल टर्म, वहाँ पे भी 5x बटा था 8x माइनस 3x में, और यहाँ ये 16x माइनस 6x में बट रहा है। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे स्प्लिट। तो क्या हो गया प्लस का 16x माइनस 6x माइनस का 24, ठीक है। अब पहले और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा भाई 4x आ रहा पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें से आ रहा है -6, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4। अब इसके हम अलग से वो कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 6, ये हो जाएगा x प्लस 4। चलो अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। और ये तो रहेगा हमारा x प्लस 4। अब जरा याद करो, अभी इससे पहले इसी वाली इक्वेशन में जब हमने फैक्टर्स निकाले थे तो हमारे फैक्टर यही तो आए थे, ये आए थे ना।
बस 2 नहीं था और यहाँ 2 आ गया। वो 2 क्यों आया? क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था, ठीक है। तो यही वो 2 है। अब एक चीज़ देखो आप, अगर मैं x इक्वल टू 2 डालता हूँ इस इक्वेशन में, अभी इस इक्वेशन की बात चल रही है ना, तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। पर अगर मैं x इक्वल टू 3/2 जो इसको इक्वल टू 0 रख के आ रहा था, जो मैंने बताया था आपको कि फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसके जीरोस निकल जाएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें 0 बन रहा है। x इक्वल टू -4 में भी 0 बन रहा है, पर 2 में नहीं बन रहा, ठीक है। तो नो डाउट 2 इसका फैक्टर तो है, 2 इसका फैक्टर तो है, पर इसका 0 नहीं है, ठीक है, पर इसका 0 नहीं है। पर हम तो यहाँ इसके पूरे पूरे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल रख लेना इक्वेशन के, तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ में क्या होगा, ये k क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सीधा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ में एक नंबर होगा, जैसे 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसलिए हम जब जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा ax² + bx + c = k बाहर रहेगा, ये हो जाएगा x² - βx - αx + α β, ठीक है। अब के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kx² माइनस, अभी नहीं करते इसे मल्टीप्लाई, माइनस, अच्छा मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा α + β + α β। अब k सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, kx² - kx α + β + k α β। यहां से देखो, अब हम इनके क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे क्या है, k है। अब भाई ये दोनों इक्वेशन बराबर है, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ k है, यहाँ a है, तो k और a भी तो बराबर होंगे, इसका मतलब a = k आ गया। दूसरी बार अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप देखो -k α + β, यही है ना x का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के अलावा बाकी सारी चीजें होती हैं, कोएफिशिएंट आता है कांस्टेंट नंबर्स, तो यहाँ पे -k बच रहा है, α + β, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। अब सिमिलरली जो इक्वल में इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं b के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। अब तीसरा हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म k α β, तो वो क्या है, k α β, ये किसके बराबर होगी, ये c के, क्योंकि दोनों क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो a = a है, हम इसे सेकंड में वो कर देते हैं सब्सटीट्यूट, तो -a α + β = b हो जाएगा। तो इसका मतलब α + β कितना हो जाएगा आपका, भाई ये माइनस है यहाँ, इसके साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। और माइनस का था तो ऊपर आ गया, तो हमारा पहला जो सम ऑफ जीरोज है उसका फॉर्मूला आ गया -b/a। अब इसकी बात करते हैं, अगेन a = k है, हम k की जगह a डालेंगे, तो a α β = c, तो α β = क्या आ जाएगा, c/a। अब ये क्या है, α × β, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये क्या आ रहा हमारा, c/a। तो ये दो हमने फॉर्मूले डेराइव करे, ठीक है। आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, हमने पॉलिनोमियल लिया, उसके जीरोज लिए, फैक्टर थ्योरम से हमने उसके फैक्टर्स निकाले, उसके बाद हमने फैक्टर्स को इक्वल रखा, ये एक k लिया, जो मैंने आपको समझाया क्यों आता है, क्योंकि वो एक फैक्टर तो होता है पर वो जीरोज में काउंट नहीं होता, कई जगह 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने उसको इक्वेट करा तो हमारे ये फॉर्मूले आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है, ये सम ऑफ जीरोज तो है भाई, अल्फा बीटा हमारे जीरोज थे, तो अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, इक्वेशन याद रखना क्या थी, ax² + bx + c, तो ये -b है, यानी -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद अल्फा × बीटा यानी क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या है हमारा, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट वाली टर्म हमारी, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसमें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, तो आप डायरेक्ट उसके कोएफिशिएंट के
रेशोज जैसे माइनस बी अपॉन ए का और सी अपॉन ए इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दे रखे हैं, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यू लिख रहा हूं आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जीरोस अल्फा इन बीटा मान लेते हैं, अल्फा बीटा, तो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको जीरोस दे रखे हैं, बोला भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ओके, थैंक यू।